Hello everyone, welcome to Exam Mode. I'm Shubham Verma and I'm back with our पंचतंत्र सीरीज। इसमें हम यूपीएससी सीडीएस और एनडीए के लिए 5 ऑसम यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस लेके आ चुका हूँ पंचतंत्र सीरीज की, वो भी आप जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कैन यू क्रैक देम? लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, जिसमें आपको लैंड फॉर्म एवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन गिवन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंड फॉर्म एवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पेडिमेंट इज एन इरोजनल फीचर डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द रिट्रेटिंग स्कार्प। सेकंड है, अ पेनी प्लेन रिप्रेजेंट्स अ नियरली फीचरलेस सरफेस formed after prolonged sub-aerial erosion. Third है, pediments indicate the final stage of the landscape evolution under humid climatic condition. अगर इसमें पीछे आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसे समझते हैं। यहाँ पेडिमेंट्स के बारे में बात करेगी। ठीक है, तो पेडिमेंट्स आपका होता है, मान के चलिए ये माउंटेन है आपका। ठीक है, माउंटेन है, कौन से एरिया में है आपका? तो ये है आपके एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। ठीक, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ये कोई माउंटेन है और इसमें आपका क्या है, वाटर के थ्रू, वाटर जो है वो रिवर्स के थ्रू रिट्रीट कर रहा है। तो रिवर्स के थ्रू जब ये रिट्रीट करेगा वाटर आपका, तो ये एक तरीके से धीरे 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 बाद में पेडिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। कि यहाँ पर से इरोजनल फीचर की वजह से आपकी जो माउंटेन है, माउंटेन की जो रॉक्स एंड डेब्रीज है वो धीरे 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 नीचे जाती रहती हैं। ठीक है, नीचे जाती रहती हैं और इकट्ठा होती रहती हैं। तो ये जो आपका प्लेन है, ठीक है, ये जो इरोजनल आपका जो प्लेन है, इसे ही आपको पेडिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पेडिमेंट्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में भी गिवन है, ये हिस्सा जो है आपका जो स्लोपी सरफेस होती है, ठीक है, रिवर की इरोजन की वजह से जो स्लोपी सरफेस आपकी प्लेन बन जाती है, उसे कहते हैं आपके पेडिमेंट। ये देखिए यहाँ पर भी गिवन है, तो ये कहलाता है आपका पेडिमेंट। ठीक है, और ये किस, अगर आपसे पूछा जाए किस वजह से फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है आपका ड्यू टू डाउन कमिंग ऑफ रिवर्स, डाउन कमिंग ऑफ रिवर्स की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका वाटर आता है और वाटर की वजह से आपका इरोजन होता है। क्या होता है? इरोजन होता है, जिसकी वजह से आपके जो माउंटेन फ्रंट होते हैं वो स्लोली रिट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, स्लोली रिट्रीट करते हैं और क्या फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से? आपका पेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये पेडिमेंट का कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ आएगा। बस में एक चीज़ याद रखना आपको कि ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में होता है। ठीक, अच्छा, इससे रिजल्टेंट आपकी क्या चीज़ें बनती हैं? पेडिमेंट्स होने की वजह से रिजल्टेंट 2 चीज़ें बनती हैं। जब आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में वाटर रिटेट करता है तो 2 चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ बनती है आपकी, वो बनती है आपकी बजाडा, और सेकंड चीज़ आपकी बनती है पेडी प्लेन। ठीक है, ये 2 चीज़ें बनती हैं। बजाडा क्या होता है? बजाडा आपका होता है डिपोजिशनल अलुवियल फैन। ठीक है, डिपोजिशनल अलुवियल फैन। ठीक, मान के चलिए यहाँ पर से जब मिट्टी का रिसाव हो रहा था ना, तो ये इकट्ठा जहाँ पर हो रहा था तो क्या बनता है, माउंटेन के बेस में इकट्ठा होगा। जब इरोजन आपका यहाँ पर धीरे धीरे होके रिवर के साथ, तो जहाँ पर इकट्ठा होगा ये ग्रेवल्स वगैरह जहाँ पर एक जगह इकट्ठा होंगे, ये तो बजाडा का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, डिपोजिशन हो रहा है ना एलुवियल फैन का, तो माउंटेन के बेस में, कहाँ पर? माउंटेन के बेस में, तो ये बजाडा का फॉर्मेशन हो गया। पेडिमेंट्स यहाँ पर से, ठीक है, ये चीज़ पेडिमेंट्स है और यहाँ से इकट्ठा होकर क्या बनता है, बजाडा का फॉर्मेशन होता है। होपफुली आपको बजाडा भी समझ आ गया। पैडी प्लेन क्या होता है? पैडी प्लेन आपका एक होता है लार्ज, ऐसे याद रखिए। ठीक है, लार्ज एक्सटेंसिव, ठीक, फ्लैट प्लेन। ठीक है, एक लार्ज एक्सटेंसिव और फ्लैट प्लेन होता है, फॉर्म्ड बाय, किसके से फॉर्मेशन होता है? तो फॉर्म्ड बाय सेवरल पेडिमेंट्स, सेवरल पेडिमेंट्स। ठीक, मान के चलिए यहाँ से भी आपका पेडिमेंट्स की वजह से अलुवियल फैन का डिपॉजिट हो रहा है, इधर से भी रिवर्स आ रही हैं तो अलुवियल फैन का डिपॉजिट हो रहा है पेडिमेंट्स की वजह से। यहाँ से भी कोई माउंटेन है, इधर से आ रहा है तो यहाँ से पेडिमेंट्स का डिपॉजिट, पेडिमेंट्स आने की वजह से अलुवियल फैन का डिपॉजिट हो रहा है। तो बहुत सारे जितने भी आपके बजाडा हैं, कई सारे बजाडा मिलके आपके एक पैडी प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो होपफुली आपका पैडी प्लेन भी समझ आ गया। पैडी प्लेन भी आपके कहाँ होता है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। ठीक, एरिड और सेमी एरिड रीजन में भी आपके पेडी प्लेन होता है। बजाडा का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है।
तो होपफुली फर्स्ट स्टेटमेंट आपको अब समझ आ जाएगी। यहाँ पर गिवन है अ पेडिमेंट इज एन इरोजनल फीचर, बताया था ना इरोजनल फीचर है, डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द रिट्रीटिंग स्कार्प। तो हाँ जी, इकट्ठा होने के बाद पेडिमेंट्स आपके यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये चीज़ सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो पेडिमेंट आपके बेस ऑफ द रिट्रीटिंग स्कार्प पे होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ से सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कही गई है अ पेनी प्लेन फॉर्म्ड अ नियरली फीचरलेस सरफेस फॉर्म्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सब एरियल इरोजन। अब पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पेनी प्लेन क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेनी प्लेन, पेनी प्लेन कहाँ पर आपका फॉर्म होता है? सबसे मेन बात, क्लाइमेट अगर पूछे आपसे कौन से क्लाइमेट में फॉर्म होता है, तो याद रखना है आपको, ये होता है आपके ह्यूमिड और वेट रीजन में। ठीक है, वहाँ एरिड और सेमी एरिड रीजन में था, यहाँ पर ह्यूमिड और वेट रीजन में फॉर्म होता है। किसके वजह से फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू डाउन कटिंग ऑफ रिवर्स, ड्यू टू डाउन कटिंग ऑफ रिवर्स, डाउन कटिंग रिवर्स की वजह से आपका पेनी प्लेन का फॉर्मेशन होता है, और अदर एजेंट्स होते हैं जैसे विंड इरोजन, इसके वजह से आपका पेनी प्लेन का फॉर्मेशन होता है। पेनी प्लेन होता क्या है? तो ये होता है आपका वेरी लो स्लोप, ऐसा स्लोप जो लगभग लगभग पूरा प्लेन हो चुका हो। ठीक है, माउंटेन के बेस में आपके बनता है ऐसा स्लोप, धीरे धीरे जो प्लेन हो गया हो। और ये यहाँ पर आपके वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन जो आपका होता है वो नियरली नेग्लिजिबल होता है, ये याद रखना है। सबसे मेन इसका फीचर ये होता है कि वो बहुत अच्छा खासा बड़ा प्लेन होगा आपका, और जहाँ पर आपके क्या होगा, वेजिटेशन बिल्कुल ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, मतलब वेजिटेशन लगभग लगभग पूरे तरीके से मिसिंग ही होगा। इसका एक एग्जांपल है हमारे इंडिया में, ठीक है, रांची प्लेटू, जो आपका रांची का जो पठार है, ठीक है, रांची प्लेटू आपका पेनी प्लेन का एग्जांपल है। ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेस्ड पेनी प्लेन प्लेटफॉर्म है, तो ये दिमाग में रखना है, एग्जांपल है इसका रांची प्लेटू। तो यहाँ पर गिवन है अ पेनी प्लेन रिप्रेजेंट्स अ नियरली फीचरलेस सरफेस फॉर्म्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सब एरियल इरोजन। अगर बहुत लंबे वक्त अगर इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो ये माउंटेन धीरे 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 ख़त्म होकर आपका एक प्लेन में फॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं आपके पेनी प्लेन। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट कही गई है पेडिमेंट इंडिकेट द फाइनल स्टेज ऑफ द लैंडस्केप इवोल्यूशन अंडर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पेडिमेंट तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, पेडिमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर यहाँ पर पेडिमेंट की जगह आपको गिवन होता पेनी प्लेन, ठीक है, पेनी प्लेन एंड पेडी प्लेन, अगर पेनी प्लेन और पेडी प्लेन गिवन होता तब ये स्टेटमेंट आपकी सही होती, क्योंकि जो पेडिमेंट होते हैं ये आपका मिडिल स्टेज होता है। ठीक, मिडिल स्टेज में आपका पेडिमेंट्स होता है, ना कि आपके फाइनल स्टेज में। फाइनल स्टेज में आपके पेनी प्लेन और पेडी प्लेन फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो अब स्टेटमेंट में आते हैं, थर्ड काट देते हैं, तो बचती है हमारी ये दोनों, और ऊपर दो की स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ए स्टेटमेंट आपकी इसमें बिल्कुल सही है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या होता है? एक तरीके से आइसोलेटेड माउंटेन्स होती हैं, आइसोलेटेड आपकी माउंटेन्स होती हैं जिसके अगल बगल के सारे जो वो माउंटेन्स हैं उनका इरोजन हो चुका हो और ये स्टैंड अलोन एक तरीके से बचता है, तो ये आपके इंसलबर्ग कहलाता है। बरचांस क्या होते हैं? बरचांस आपके डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। बरचांस का फॉर्मेशन ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार होता है, और ये याद रखिएगा कि इधर से अगर हवा आ रही है तो कन्वेक्स सरफेस आपका जिधर से हवा आ रही है उस तरफ रहता है, और कनकेव जो आपका सरफेस होता है जिधर हवा जा रही है उस तरफ आपका कनकेव सरफेस होता है। ये दिमाग में रखना है। ये बरचांस का था, ये डेजर्ट्स में फॉर्म होते हैं। ओएसिस वो साइट होती हैं जहाँ जहाँ पर मान के चलिए डेजर्ट है, कहीं पर अगर पानी का जो स्रोत है, अगर कहीं पर वहाँ पर पानी मौजूद है तो उसे आपका ओएसिस कहते हैं। ये दिमाग में रखना है, ठीक। इसमें आपका ये एक चीज़ प्लेट्यू दे रखा है, और प्लेट्यू एक होता है रेस्ट प्लेटफॉर्म, एक तरीके से माउंटेन टॉप होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है। ये दिमाग में रखना है, इसे कहते हैं आपके प्लेट्यू, ठीक। अलूवियल फ़ैन क्या होता है? मान के चलिए रिवर्स आ रही हैं, बहुत सारी रिवर्स, और रिवर्स आने के बाद वो वाटर डिपॉजिट कर रही हैं, वाटर्स के साथ साथ सेडिमेंट अगर डिपॉजिट कर रही हैं, माउंटेन से रिवर आ रही हैं, ठीक, ये आई रिवर, और ये सेडिमेंट्स यहाँ पर बहुत सारा प्लेन में डिपॉजिट कर दी है आपकी सेडिमेंट्स, यहाँ पर ये सेडिमेंट्स हैं, ठीक। तो एक प्लेन में सेडिमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपोजिशन आपके रिवर्स की वजह से एक प्लेन में, तो वो आपका कहलाता है अलूवियल प्लेन, ठीक है। इसे ही अलूवियल फ़ैन कहते हैं, क्योंकि ये फ़ैन की शेप का आपका हो जाता है, ये दिमाग में रखना है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो अलूवियल फ़ैन ये कहलाता है अलूवियल प्लेन में, ठीक। तो ये था आपका अलूवियल प्लेन, और बस इसमें इतना समझने की कोशिश आपको
चाहिए था, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका मोटा मोटा बन जाएगा। तो होपफुली आपको लैंडफॉर्म एवोल्यूशन से क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब क्वेश्चन है गांधी जी के ऊपर। ठीक है, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस समय गांधी जी आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब क्योस हो रखा है, कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पे बहुत तगड़ी राजनीति होने लगी है। ठीक है, देश किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है जो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, और ये आगे देश को डिस्ट्रॉय ही करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को संभालना है, पढ़े लिखे लोग को संभालना है, ये दिमाग में रखना है, अच्छी सोच हमेशा रखनी है। तो क्वेश्चन पढ़िए। विद रेफरेंस टू महात्मा गांधीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन साउथ अफ्रीका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिज स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर वाज कन्फाइंड ओनली टू इंडियन कम्युनिटी। रेड फ्लैग वर्ड से ये दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बिगड़ सकता है। अगली स्टेटमेंट गिवन है इसमें आपकी, द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अडॉप्टेड लेटर इन इंडिया हैड इट्स कंसेप्चुअल रूट्स इन साउथ अफ्रीका। थर्ड है द अपोजिशन ऑफ द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। इसमें अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो गांधी जी ने, हाँ जी, पहले तो जो आपकी शुरुआत करी थी, ठीक है, वो इंडियन कम्युनिटी के पीछे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट ही आपके प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे एक तरीके से मोरल रीजन की वजह से ये यूनिवर्सल व्यू को देखने लग गए थे। ठीक है, कि सभी की प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट तो इंडियन कम्युनिटी के साथ हुआ था लेकिन बाद में चल के ये यूनिवर्सल हो गया था। ठीक है, कन्फाइंड नहीं रह गया था आपके इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है तो ऑप्शन यहाँ पर से एलिमिनेट हो जाएंगे, दो बचेंगे दो। इसमें भी थर्ड आपका कॉमन है, इसका मतलब थर्ड सही है बिल्कुल। अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अडॉप्टेड लेटर इन इंडिया हैड इज कंसेप्चुअल रूट्स इन साउथ अफ्रीका। तो हाँ जी, इंडिया में जब गांधी जी आए थे उसके बाद जो भी उन्होंने काम किए थे उसके कंसेप्चुअल जो रूट्स थे, पैसिव रेजिस्टेंस के जो रूट थे, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखा था। कहाँ सीखा था? साउथ अफ्रीका में सीखा था। वही आकर इन्होंने इंडिया में जो कहते हैं उतार दिया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। और थर्ड तो स्टेटमेंट सही है लेकिन समझ लेते हैं दिया क्या गया है। द अपोजिशन टू द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज रजिस्टेंस। तो आपकी जो ऑर्गेनाइज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपके एशियाटिक रजिस्टेंस एक्ट के थ्रू हुई थी। ये दिमाग में रखना है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उससे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि उस समय क्या क्या उन्होंने किया था। गांधी जी ने पहली बात तो लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी वहाँ पे। ठीक है, लीगल प्रैक्टिस उन्होंने कहाँ स्टार्ट करी थी? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, ये दिमाग में रखना है। सेकंड चीज़ उन्होंने करी थी नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन उन्होंने किया था एनआईसी का 1894 में। ठीक, ये किस लिए बनाया गया था? फाउंड दिस प्लेटफॉर्म टू यूनाइट इंडियंस को यूनाइट करने के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन किया था ताकि उनकी राइट्स की बात करी जा सके इस प्लेटफॉर्म के अंडर में। तो ये था आपका नेटल इंडियन कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में बना था। थर्ड है इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था वो गांधी जी ने आपके 1903 में साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था ताकि इंडिया वालों के साथ जो भी आपके अन्याय वहाँ पर हो रहा है उसके बारे में गांधी जी इसमें लेख लिखते थे, इसमें कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते थे इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में। ये दिमाग में रखना है। फोर्थ चीज़ दे रखी थी सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इवॉल्व कराया था। ठीक है, मतलब सत्य की राह पर चलो और साथ ही साथ आप लोग नॉन वायलेंट रहो। ठीक है, नॉन वायलेंट और सत्य की राह मतलब ट्रू के जो फेज है आपका उस पर चले, सच्चे रास्ते पे चलना है और नॉन वायलेंट हमेशा रहना है। ये चीज़ गांधी जी ने डेवलप करी थी सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट में साउथ अफ्रीका में। फिफ्थ चीज़ जो हुई थी यहाँ पे, पांचवी चीज़ हुई थी वो आपको याद रखना है, वो था फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है, फिनिक्स सेटलमेंट ये भी आपके गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक, 1904 में। टाइमलाइन बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके फॉलोअर्स को ट्रेन करा जाता था फॉर सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह के लिए आपके फॉलोअर्स को ट्रेन किया जाता था आपके फिनिक्स सेटलमेंट में। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ये डरबन में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला होता है आपका टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये भी गांधी जी ने आपके साउथ अफ्रीका में बनाया था। इसमें क्या था, ये भी एक तरीके से आपका सेटलमेंट था जिसमें आपके जो प्रोटेस्टर्स थे उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको सत्याग्रह की राह पे लाने के लिए आपके टॉलस्टॉय फॉर्म में एक सेटलमेंट बनाया गया था। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये भी गांधी जी की फिलॉसफी को दर्शाता है आपका। तो ये कुछ टाइमलाइन थी। और बोअर वॉर्स के जब वॉर हुई थी वहाँ पे
1899 से लेकर 1900 तक, तब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद करी थी। इंडिया की जो कम्युनिटी थे वो एक तरीके से एम्बुलेंस कॉप बन के ब्रिटिशर्स की उन्होंने बहुत मदद करी थी, ताकि ब्रिटिशर्स हमारे व्यवहार को समझ जाएं और हमें साउथ अफ्रीका में सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दें। ठीक है, जो सिटीजनशिप थी वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो ये था आपका टोटल गांधी जी की टाइमलाइन जब वो गए थे साउथ अफ्रीका। तो इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट सही है आपकी 2 और 3। होपफुली इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कहता है आपका स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन, अब स्टैगफ्लेशन आपकी, स्टैगफ्लेशन में दो चीज़ दिमाग में रखनी है। जब भी स्टैगफ्लेशन वर्ड आएगा तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला इसमें होगा आपका इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई बढ़ रही होगी। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी। और साथ ही साथ आपकी क्या होगी इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट की भी कंडीशन आपकी इसमें बढ़ेगी। तो ड्यूल इफेक्ट हो जाता है, एक तरफ तो आपकी महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ लोग अपनी जॉब से खो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये कहलाती है आपकी स्टैगफ्लेशन। अब इसमें आपको जो बेस्ट सूटेड वर्ड है वो बताना, स्टैगफ्लेशन है क्या है। पहला इसमें दिया गया है हाई इन्फ्लेशन अकम्पनीड बाय हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो कहीं नहीं करेगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट अकम्पनीड बाय डिक्लाइन इन प्राइस लेवल। ठीक है, डिक्लाइन इन प्राइस लेवल। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो है आपका, हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन प्राइस लेवल डिक्रीज़ नहीं कर रहा है बल्कि प्राइस लेवल आपका इंक्रीज़ कर रहा है। इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, दाम गिर नहीं रहे, दाम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। सी स्टेटमेंट कहती है राइजिंग प्राइसेस अकम्पनीड बाय स्टैग्नेशन इन आउटपुट। तो हाँ जी, आपके जो प्राइस हैं वो राइज कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है और आउटपुट जो भी आपका ग्रोथ है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्टैगनेंट है, वो ग्रोथ आपकी स्टैगनेंट है। तो ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपको बेस्ट जो स्टेटमेंट है वो पिक करनी है, जरूरी नहीं फुल डेफिनेशन आपको वहाँ मिल ही जाए। और डी में बात करेंगे डिक्लाइनिंग प्राइसेस, तो प्राइस डिक्लाइन तो कर ही नहीं रहे, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक बात है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो सबसे बेस्ट सूटेड स्टेटमेंट आपकी सी होती है। यूपीएससी में आपको लीस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट चुननी होती है। ठीक है, लीस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, जरूरी नहीं वो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल हू बहू वही बात बता दे जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो लीस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट होती है वो आपको पिक करनी होती है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी ग्रोथ होती है वो स्टैगनेंट होती है और प्राइस लेवल आपके राइज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका सी था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें सी आंसर सही है। ठीक, फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपके आईएमएफ इंडिकेटर्स की बात करता है। ठीक, आईएमएफ इंडिकेटर्स की बात करता है। रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफन एसेस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ कंट्रीज इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज जनरली कंसिडर्ड मोस्ट रेलिवेंट। ठीक है, एक जो आपका इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो कंट्रीज़ में है, तो उसके लिए आपको बताना है कौन सा इंडिकेटर है जो मोस्ट रेलिवेंट है नीचे गिवन ऑप्शंस में। ठीक है, ये आईएमएफ के द्वारा पूछा गया। तो सेकंड, फर्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, सेकंड है साइज ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड है लेवल ऑफ लिटरेसी, फोर्थ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ को बता देता है, फॉरेन एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी को बता देता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी को भी आपको बता देता है, और साथ ही साथ आपके एबिलिटी टू मीट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये सब कुछ सबके बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आगे बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं है? ठीक है, पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइड एक तरीके से आपका वल्नरेबल इंडिकेटर नहीं है, ये दिमाग में रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। थर्ड है लिटरेसी लेवल, ये आपका सोशल इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है? सोशल इंडिकेटर है, आपका कोई मैक्रो इकोनॉमिक वनरेबल इंडिकेटर नहीं है, ये दिमाग में रखना है, लेवल ऑफ लिटरेसी। ठीक है, फोर्थ है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये आपका सेक्टोरल इंडिकेटर है। क्या है? सेक्टोरल इंडिकेटर है। ठीक, ये आपका कोई एक्सटर्नल एबिलिटी या फिर उसके बारे में, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी के बारे में ये चीज़ नहीं बताता है, लेकिन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात आएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बिल्कुल ग्राउंड में उतरेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। होपफुली आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर ले जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर।
ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओलंपिक गेम्स इज करेक्ट। ओलंपिक गेम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट नीचे से आपकी सही है। ऑल स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द IOCs आर इंक्लूडेड इन एवरी ओलंपिक गेम। अब इसमें थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक। यहाँ मान के चलो आपका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप कुछ इसमें वर्ड्स देखिए, रेड फ्लैग वर्ड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन को सही करा देते हैं, गलत करा देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करती है एब्सोल्यूट की बात करती है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो एब्सोल्यूट की बात करती हैं, जैसे इसमें गिवन है ऑल, ठीक है, एवरी, ठीक। अब थोड़ा इसे ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गिवन है ऑल स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द IOC आर इंक्लूडेड इन एवरी ओलंपिक गेम। क्या सभी स्पोर्ट्स को जो रिकॉग्नाइज करा जाता है IOC में और उसको इंक्लूड किया जाता है ओलंपिक गेम्स में, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप कॉमन सेंस पे लगाएंगे तो ये गलत है आपकी। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द होस्ट कंट्री हैज़ नो रोल इन प्रपोजिंग एडिशनल स्पोर्ट्स। मतलब जो इतना पैसा लगा के जो देश होस्ट कर रहा है ओलंपिक, उसकी कोई मतलब राय ही नहीं होती है। मतलब वो चाहे तो कोई प्रपोज कर ही नहीं सकता किसी एडिशनल स्पोर्ट्स को। तो ये चीज़ गलत है। कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नो रोल की रेड फ्लैग वर्ड है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रखनी है चीज़ें, इससे क्वेश्चन आपके बेहतरीन सही हो सकते हैं। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ें, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ हेड क्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका स्विट्जरलैंड में। और फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है, ओलंपिक स्पोर्ट्स आर सेलेक्टेड सोलली बाय द यूनाइटेड नेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन में जो आपके यूनाइटेड नेशन के थ्रू आपके ओलंपिक स्पोर्ट्स का चयन हो जाए, मतलब बाकी देशों की कोई राय ही ना हो और ऑर्गेनाइजेशन की कोई राय ना हो, सिर्फ यूनाइटेड नेशन की वजह से हो? तो ये भी आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का आपका कोई रोल नहीं होता है, ठीक। कोई रोल नहीं होता है आपके ओलंपिक स्पोर्ट्स को चयन करने में, ये दिमाग में रखना है। कोई रोल आपके यूनाइटेड नेशंस का नहीं होता है, ठीक। और होस्ट कंट्री जो यहाँ पर करती है, ये IOC के अप्रूवल, इंडियन ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, उसके अप्रूवल के बाद होस्ट कंट्री आपके प्रपोज कर सकती है कि हाँ जी आप ये स्पोर्ट्स डाल दीजिए आने वाले ओलंपिक्स में। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और इसके पीछे का लॉजिक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी समझ आया होगा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। होपफुली आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। रोज़ हमारी ये पंचतंत्र सीरीज कंटिन्यू रहती है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन UPSC के डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।